हो जाएगा हफ्ते में 3 दिन तो। सर मैं कहता हूँ हफ्ते में सर अगर 6 दिन है तो 6 के 6 दिन में आप बेशक 2 घंटे की क्लास कर लेना। हाँ कर लेंगे तो कुछ ऐसा और नहीं। मुझे तो आना ही पड़ेगा, छुट्टी वाले देंगे नहीं। चलो कहता है बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखना 44। बड़े आसान क्वेश्चन है, कल जैसे करे थे वैसे ही करेंगे। एक मेरे को तुम्हें रूल लिखाना है, मैंने तुम्हें नेट एसेट लिखाया था ना यहाँ पे, नेट एसेट क्या होता है हाँ वो उसी के एसेट रिलेटेड मेरे को मैनेजमेंट नोट्स डालना है। नोट्स क्या है कि जी सबसे पहला नेट एसेट का मतलब क्या होता है वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। नेट एसेट का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। माइनस लाइबिलिटी, सिंपल सी ऐसे। अब कई बार क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्विस्ट लाता है, ट्विस्ट कैसा लाता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। बट हमें ना एसेट जो भी लेना है ना करंट वैल्यू पे लेना है। मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ। मान ले मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें मैंने पापा के पास लैंड थी, मैंने वो अपने नाम पे करा के बिज़नेस स्टार्ट कर दी। अब वो लैंड जब खरीदी होगी तब उस वैल्यू पे मतलब लैंड थी तो मैंने रिकॉर्ड कर दी, आज की वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी 10 साल के बाद। हाँ, तो जब मेरा बिजनेस कोई टेक ओवर करेगा मैं क्या चाहूँगा कि वो कॉस्ट के ऊपर लेकर जाए लैंड। नहीं, जब मैं बेचूंगा मैं ऑब्वियसली कहूँगा यार इसकी लैंड की एक्चुअल वैल्यू तो ज़्यादा है। तो जो बिजनेस खरीदेगा वो उसकी ना एक्चुअल वैल्यू देखेगा। मतलब मेरी किताब में अगर कार 10 लाख की है, क्या एक्चुअल वैल्यू ज़रूरी है उसकी 10 लाख? कम हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लैंड की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक्चुअली मार्केट में क्या चल रहा है मैं उसी के ऊपर लूंगा। तो अभी तक तो किसी क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू की बात ही नहीं की, उसने सिंपल दिया कि इतने का था इतने का लिया, हमने कहा ठीक है। जब क्वेश्चन के अंदर और डाटा देगा तो हम देखेंगे। तो जी जब भी हम एसेट लेते हैं ना वो हम लेते हैं रिवाइज्ड वैल्यू पे, रिवाइज्ड वैल्यू, या फिर इसको कहते हैं हम फेयर वैल्यू, या फिर कह लिया मार्केट वैल्यू। वैसे देखा जाए तो ये तीनों शब्द जो है ना वो अलग है, बट क्वेश्चन के हिसाब से, तुम्हारे एज के हिसाब से, तुम्हारे लेवल के हिसाब से तीनों का मतलब सेम है। मार्केट में जो रेट चल रहा है या कह लो जो उसका नया रेट है मैंने डिसाइड किया, ठीक है। फेयर वैल्यू का मतलब ये होता है कि मार्केट में जो रेट चल रहा है। तो कहता है कि एसेट किस वैल्यू पे लो गया, फेयर वैल्यू पे। सेम लाइबिलिटी भी, आज मार्केट में क्या रेट चल रहा है उनका, लाइबिलिटी का भी चलता है वैसे। जैसे डिबेंचर्स अभी पढ़ोगे आप चैप्टर में, डिबेंचर्स इज अ लाइबिलिटी, वो किस रेट पे चल रही है वो आपको बताना पड़ेगा। हाँ, तो अगर तू कंपनी किसी की टेक ओवर करेगा उसके भी तो हो सकता है डिबेंचर हो, बैंक का लोन हो सकता है, क्या पता बैंक के लोन में चेंज आया हो कुछ, तो टर्म्स चेंज हो जाती है, वो सब आपको कंसिडर करना पड़ता है। तो तब जाके आपका आंसर क्या आएगा, नेट एसेट्स। ये जो आएगा इसको बोलेंगे हम नेट एसेट्स। तो हमें कौन सी वैल्यू पे लेना है, रिवाइज्ड वैल्यू। अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, ऐसे जनरली क्वेश्चन के अंदर कौन सी वैल्यू दी होती है, बुक वैल्यू। तो हम बुक वैल्यू को क्या करोगे, इग्नोर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। अगर दोनों दी होंगी तो इग्नोर बुक वैल्यू, सिंपल सी चीज़। यूजली जो दिया होगा वो वही वैल्यू होगी जो तुम्हें लेनी है बुक्स में। बट अगर कभी कभी क्वेश्चन के अंदर कह दे कि जी बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू, तो हमें कौन सी लेनी है, बुक वैल्यू। एक ही क्वेश्चन है इसमें तुम्हारे पूरे बुक में ना, तो वही क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है। तो हम देख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं फटाफट। अब पहला क्वेश्चन है 44, कहता है भूषण लैम्प्स इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स, 30,000 फुल्ली पेड अप, हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया तो परचेज कंसिडरेशन निकल जाएगी। कितनी होगी परचेज कंसिडरेशन, शॉर्ट में पीसी बोलते हैं हम इसको। 30,000 इंटू 100, क्या उस पर दे रहे हैं हम प्रीमियम पे, नहीं तो सीधा सीधा हो गया 30,000 इंटू 100, तो 3000, ठीक है ना। कितना होना चाहिए, 30 लाख, 3 लाख 30 लाख, 30 लाख बन गया। हाँ बिल्कुल, ये होगी हमारी परचेज कंसिडरेशन। आगे हम देखते हैं हमने एसेट कितने के लिए, कहता है प्लांट एंड मशीनरी आपने ली 7 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग कितने के लिए 12 लाख की, स्टॉक इन ट्रेड कितने का लिया 9 लाख, सेंड्री क्रेडिटर कितने के लिए 2 लाख का। तो अगर मैं टोटल करूँ, ये मेरा एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एसेट, स्टॉक इन ट्रेड मेरा एसेट, ये भी इन्वेंट्री होता है, मगर ये मेरी लाइबिलिटी है। हाँ, तो लाइबिलिटी लेस होगी। ज़रा देखें नेट एसेट कितने का बनता है। नेट एसेट बना 7 12 19, 19 और 9 कितना हुआ 28 लाख, 28 लाख माइनस 2 लाख कितना हो गया 26 लाख। अब ध्यान से समझना, मैं 26 लाख के बदले दे कितना रहा हूँ 30 लाख, मतलब मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, यानी तेरे बिजनेस की वैल्यू ज़्यादा थी। हाँ, मैं उसके लिए तेरे को ज़्यादा पैसा दे रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या लाऊंगा, गुडविल, कि तेरी पैसे किस चीज़ का, मतलब तेरे बुक्स में एसेट तो था नहीं, वो तो 26 लाख का था जो तूने मेरे को, ये जो 26 लाख है, हाँ ये वो है जो हमें मिला है, हाँ, और एक्चुअल वैल्यू 30 लाख हाँ दे रहे हम। मान लो तूने मेरे को तू बिजनेस है वो, ठीक है, मतलब तू है भूषण लैब्स, मैं भूषण लैब्स हूँ, तू बिजनेस लेकर आया, तेरे पास जो बैलेंस शीट में एसेट थे और लाइबिलिटी थी उनकी नेट वैल्यू कितनी थी 26 लाख। मतलब तू उसको एक प्रोडक्ट मान ले कि ये
तूने जब मार्केट में बेचना है इसकी वैल्यू कितनी है 26 लाख। जब मैंने वो तेरे से खरीदी तूने कहा मैं 26 लाख का नहीं दूंगा, मेरी कंपनी का नाम था, मैं 26 का क्यों दूँ, मेरे को कोई अच्छी डील दोगे तभी दूंगा। मैंने कहा यार 30 लाख दे सकता हूँ, तूने कहा डन। तेरे एसेट कितने के थे 26 के, मैंने तेरे को पैसा कितना दिया 30 लाख। तो जब मैं बुक में रिकॉर्ड करूंगा, जब मैं अपने यहाँ पे शेयर दूंगा मैं 30 लाख के दूंगा, मगर एसेट तो 26 लाख का है, तो बीच में 4 लाख का डिफरेंस है, तो वो मैंने ज्यादा दिए ना, वो मेरा क्या बन गया लॉस। उस लॉस को हम बोलते हैं गुडविल। ठीक है, एंट्रीज कैसे करेंगे, बहुत सिंपल एंट्रीज है। पहली बार आया ना इस बुक के अंदर गुडविल। हाँ, अब यही चीज हमने पहले पढ़ी कि अगर मैं पैसा कम देता हूँ तेरे बिजनेस के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट है। अब इसमें मैं ज्यादा दे रहा हूँ इसलिए मेरा नुकसान है। ठीक है, ये नहीं समझना कि ये प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, प्रीमियम पे इशू करेगा शेयर ही बताएगा, यहाँ पे शेयर की बात ही नहीं कर रहा। हाँ, क्योंकि शेयर में मैं कंसिडरेशन निकालता हूँ, इसमें मैंने कंसिडरेशन निकाली 30 लाख की, मैं तेरे को पेमेंट ज्यादा कर रहा था, तो बात तो है कुछ बिजनेस की। तो मैं कहूँगा एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट भी नाम दिए हुए हैं उसने, क्या क्या दिया था, प्लांट एंड मशीनरी दी थी, तो हम सब कुछ डेबिट करेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा एसेट है वो उठा के लाओगे। प्लांट था सिर्फ, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, और क्या था लैंड एंड बिल्डिंग। हाँ, बुक से देख लो, बुक। अच्छा बच्चे फिर बुक ले लेना। चल, तूने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा होगा, मैं इधर से देख लिया। ओके, प्लांट कितने का था बच्चे, 7 लाख का, 12 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग था, और हमारे पास क्या था स्टॉक इन ट्रेड, उसको भी डेबिट कर दो। अब बस इसमें इन ट्रेड क्या हुआ, लाइक जो इन्वेंट्री, एसेट जो पड़े हैं गुड्स वगैरह, इन्वेंट्री गुड्स, इन्वेंट्री पता ना बच्चे, स्टॉक। समझ गया। ठीक है, स्टॉक पड़ा था मेरे पास, वो उठा कर ले आया मैं उसके बिजनेस से, जो कि कितना था 9 लाख का। बस इसमें यही आइडेंटिफाई करना होता है मेरी लाइबिलिटी क्या है। बच्चे सोचते हैं सारे एसेट है तो सब डेबिट कराते हैं, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी एक क्रेडिटर है, आंखें खुली रखोगे तो पता चल जाएगा। क्रेडिट हो जाएगी। हाँ, तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया सेंट्री क्रेडिटर को। सेंट्री क्रेडिटर कितने के मेरे 2 लाख के। अब ध्यान से एक चीज़ और लिखनी होती है इसमें, ये तो मेरे एसेट लाइबिलिटी की बात हुई, मैंने उसको पेमेंट भी करी। कितने की पेमेंट करी, भूषण ने करी, किसको 30 लाख की। किसको करी है नहीं लिखा है, तो मैं इधर वेंडर लिख देता हूँ, नीचे लिखते हैं वेंडर टू वेंडर, कितने की पेमेंट करी है 30 लाख। अब कई बच्चे पता है क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल आते हैं बैलेंसिंग वगैरह, क्योंकि पीछे क्वेश्चन था ना जिसमें हम इसको बैलेंसिंग निकाल रहे थे। हाँ, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो सर जब बची अमाउंट होगी 4 लाख वो गुडविल में क्रेडिट होगी। हाँ। इसी अगर तू यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर डाल दे, आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्योंकि फर्क नहीं, वो अपना क्या बोलते टोटल मैच नहीं होगा दोनों। क्योंकि मैंने 30 लाख के शेयर दिए, फिर आगे फर्क आएगा, आगे फर्क आएगा जब तू कहेगा कि जी मैंने भूषण को देने थे, जो भी इधर अमाउंट आएगा माइनस करेगा 26 लाख रुपया, मैंने उसको 30 लाख के शेयर दे दिए, बैलेंस क्या है फिर वो 30 लाख के शेयर दे रहा हूँ 26 लाख की चीज़ के लिए, तो आगे जाके डिफरेंस आएगा। तो यहीं पे पकड़ लेना है कि वेंडर को कितना पैसा दिया, जितना दिया वो लिखो, कितना दिए 30 लाख रुपीज़। और अगर कैलकुलेशन लिखनी है 30 लाख की तो वो कैसे हुई, 3 लाख शेयर नहीं 30,000 शेयर इंटू 100 रुपये का एक शेयर। ठीक है, ये आपकी आ गई कैलकुलेशन। उसके बाद आपने जब टोटल किया, एक साइड का 32 आ रहा है, एक साइड का आ रहा है कितना आ रहा है, दूसरी साइड का 32 आ रहा है, इसका 9 21 28 और 32, तो कितना 4 लाख का डिफरेंस जो है डेबिट साइड पे। तो इसको कहाँ डालूंगा, गुडविल डेबिट, और इसके आगे लिख दूंगा बैलेंसिंग फिगर। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है, जैसे ऊपर आती थी ना कैपिटल रिजर्व, वो मेरी बैलेंसिंग फिगर थी। मतलब सिंपल सी चीज़, नोट लिखा देता हूँ इसका, नोट इफ लिखते हैं, इफ नेट एसेट इज ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन, देन अगर नेट एसेट बड़ा है, मतलब जो तूने सामान लिया उनकी वैल्यू ज़्यादा है, परचेज कंसिडरेशन जो तूने पे किया कम पे किया, दैट मीन तेरा प्रॉफिट है जिसने बिजनेस खरीदा है, तो वो क्या डालेगा इसको कैपिटल रिजर्व में। वन टाइम प्रॉफिट है ना, इसलिए कैपिटल रिजर्व पीएनएल में नहीं जाता है। अच्छा, और अगर नेट एसेट की वैल्यू कम है और तूने उसको ज़्यादा पेमेंट करी तो गुडविल में जाएगा। बिल्कुल,
और बराबर हुआ। एक क्वेश्चन था ना जिसके अंदर हमने लाख रुपए की मशीन खरीदी थी और परचेज कंसिडरेशन भी लाख की थी, तब तूने कहा था कि सर ये क्या है, ये दोनों का लाख लाख रुपए बन रहा है। उस क्वेश्चन में मैंने तेरे को कहा था ना कि आगे जाके आएगा जिसमें तू परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा पे करेगा, कम पे करेगा, तब आएगा। यहाँ पे हम कहेंगे जी इधर आएगा गुडविल, क्योंकि तूने परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा पे करी है। जब ज़्यादा करी तुम्हारा लॉस, जब कम पे करोगे तुम्हारा प्रॉफिट। समझ आया ये वाला? ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना नोट, ठीक है। आगे करते हैं। अब मैंने वेंडर को कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा था क्वेश्चन, वेंडर को 30 लाख के शेयर इशू कर दो। क्या प्रीमियम पे इशू करे? नहीं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बस खत्म क्वेश्चन। 30,000 इंटू 100। बस इसीलिए मैं क्वेश्चन ये वाले रोक रहा था, क्योंकि मुझे पता था आसान है। बीच में कराऊंगा खामखा कंफ्यूज हो जाओगे, एंड में कराऊंगा तो फटाफट हो जाएगा। अब हमारा सिर्फ बैलेंस शीट ही रहता है जो समझ नहीं है, खत्म। बैलेंस शीट समझ नहीं है, क्यों नहीं समझनी है? खत्म बच्चे, सेट। तो आपने कहा था कि कल, आज और कल मिला के इस खत्म करेंगे। देखते हैं कि कितना हो पाता है। ये तो मैंने करा दिया, ठीक है। आगे क्वेश्चन कौन सा कराऊँ? सर ये छोड़ दो, मैंने पढ़ लिया। 45 इजी है सर ये। पढ़ लिया तूने? नहीं पढ़ा, देख लो। लेकिन इजी लग रहा है। टू कवर द एसेट ऑफ 7 लाख, लाइबिलिटी ऑफ 2 लाख। एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट। आगे कहता है फॉर अ परचेज कंसिडरेशन, उसने अमाउंट बता दिया कितना, 4,50,500। ये एक परचेज कंसिडरेशन है जो मैंने वेंडर को देनी है। मतलब एंट्री में सिंपल आ जाएगा तेरा 7 लाख अकाउंट डेबिट और लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। नेट कितना बचा एसेट? 5 लाख रुपए का। उसके लिए पेमेंट कितनी कर रहा हूँ? 4,59,500। तो अपने आप पता चल जाएगा तेरे को कि तेरा प्रॉफिट हुआ है, वो तेरा अमाउंट आ जाएगा। और कह रहा है आगे ध्यान से पढ़ना, कहता है 8,500 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड, जिसको खरीद रहे हैं। पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। कह रहा है बाद में पे किया आपने ड्राफ्ट, एंड द बैलेंस वाज इक्विटी शेयर्स। ओके, कह रहे हैं कि आपने उसको ड्राफ्ट दिया। देना पड़ता है, लेकिन नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। 3 महीने के बाद देने हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आने तो है। मगर हम उसको पेमेंट तो कर रहे हैं ना, कर रहे हो। ठीक है। कहता है पास करो एंट्रीज। 3 महीने का फिर वही फर्क होगा, आप लिखोगे कि ये पहले महीने पे करा, उसके बाद 3 महीने के बाद पे करा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो द बैलेंस वॉज पेड बाई इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज़। करा सर, दूं? आप वो किस में बता रहे थे अपना, कौन से चैप्टर में बता रहे थे कि जिसमें हमें बैलेंस शीट याद करनी थी? बैलेंस शीट आप बोल रहे थे ना कि इसमें सीक्वेंस में अपने बैलेंस शीट बनानी है किसी बुक में, सेकंड या थर्ड बुक में से एक में। थर्ड बुक में वो जिसकी मुश्किल बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट तुम्हें मतलब बनानी नहीं है, याद करनी है एक्चुअली। याद उसका क्वेश्चन करनी आता है। है थर्ड बुक में, थर्ड बुक। क्वेश्चन आता है वहाँ से ना। अच्छा 45 कर लेते हैं यार, लिख लेते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ। क्वेश्चन नंबर 45 सोल्यूशन लिख लेते हैं। एंट्री थी एसेट अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपीज़ टू लाइबिलिटीज अकाउंट 2 लाख 2 लाख, और उसने परचेज कंसिडरेशन कितना बोला? 4,59,500। ठीक है, ये परचेज कंसिडरेशन है। आगे कह रहा है 8,500 पर पेड बाय एक्सेप्टिंग द ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड। हमने ये एक्सेप्ट किया और हमने उसको जो पे करना था ये 459,550 55 नहीं सिंगल 50, मैं लिख देता हूँ यार, ऐसा भूल जाएगा। 459 कितना था? 4,59,500। ये मेरे को उसको पे करना है। इसका नाम दिया हुआ है वेंडर का? वेंडर का, हाँ, क्या दिया हुआ है? संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड, ठीक है। ये संचार लिमिटेड को मैंने पे करना है इतना अमाउंट। बैलेंस निकाल सकते हैं हम, कितना बन रहा है बैलेंस? क्रेडिट साइड पे ही बन रहा है, तो क्रेडिट साइड पे हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट है। मैंने एसेट लिया 7 लाख का, लाइबिलिटी 2 लाख की, तो जो बचेगा वो है 59,500। लेस कर लेते हैं, 5 लाख माइनस 459,500, ये आ गई बैलेंसिंग फिगर 40,500 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ आया कि मेरा कैपिटल रिजर्व कैसे आया? मैं उसको सिर्फ इतना ही पेमेंट कर रहा हूँ। अब आगे क्वेश्चन समझने वाला है। क्वेश्चन क्या कहता है, आपने संचार को पेमेंट करी, कब पेमेंट कर रहे हो आप? आज से 3 महीने बाद, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को मतलब नंबर्स में टर्म कर देते हो कि जी इतने महीने के बाद पेमेंट करोगे आप, तो आप उसको ना एक अकाउंट में डालते हो। याद करो, सीखते थे तो तूने पढ़ी नहीं 11th में से।
जब मैं किसी की बात करता हूँ क्रेडिटर्स की, ठीक है, तो जनरली क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिसकी कोई डेट नहीं है, वो कभी भी पैसा दे सकता है, मैं कभी भी मांग सकता हूँ। मगर कुछ क्रेडिटर ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हम देंगे इस डेट पे, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 महीने बाद, 30 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, इसी डेट पे देंगे। उनको बोलते हैं बिल्स पेबल। वो हमें ना लिख कर देते हैं कि हमें इसी दिन पे देंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं बिल्स पेबल। तो वही वो कह रहा है कि संचार लिमिटेड को हमने पे करना था 4,59,500। इसमें से मैंने कितना पेमेंट उसको 3 महीने बाद देनी है ड्राफ्ट से 8500। मैं इसको डाल दूंगा बिल्स पेबल में, टू बिल्स पेबल। बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी है इसलिए क्रेडिट हो गया। सर अगर यहाँ पर लिखा होता कि 8500 वर पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ संचार लिमिटेड तो बैंक टू बैंक और पेबल 3 मंथ्स वगैरह कुछ नहीं लिखा होता टू बैंक, तो टू बैंक आता सीधा बैंक। फिक्स पेबल से तब आएगा जब पेमेंट हम बाद में बाद में करेंगे। करेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग तो आज ही कर रहे हैं ना। तो मैंने कहा 8500 मैंने कब देना है, बाद में। बैलेंस के लिए क्या करना है मेरे को, आपने बैलेंस के लिए डालना है इसको इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान से पढ़ना। इक्विटी शेयर कैपिटल हमें बताया क्या कितने का शेयर है, नंबर ऑफ शेयर्स कुछ बताया क्वेश्चन में, हाँ क्या बताया कि 100 रुपीज़ का एक शेयर रहना चाहिए दूसरा इशू ऑफ शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10 ईच का शेयर एट द प्रीमियम ऑफ 10। कितने रुपए का एक शेयर, हो गया। शेयर 11 रुपए का देना है मेरे को इसको, ठीक है। मगर पेमेंट कितनी करनी है, क्या 4,59,500 करनी है कि उसमें से 8500 बाहर निकाल दूं, क्योंकि वो तो बैंक से पे करना है। 100 बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दो, कितना पेमेंट बचेगा 459,500 माइनस 8500 जो कि बनेगा 4,51,000, राइट। ये मेरे को कैसे पेमेंट करनी है, शेयर से। शेयर कितने का दे रहा हूँ मैं, 11 रुपए का। 11 रुपए का। तो ये 11 से डिवाइड करके मेरा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। हाँ, 11 रुपए का एक शेयर दे रहा हूँ 4,51,000, तो डिवाइडेड बाय 11 जो कि बनता है 41,000 शेयर्स। 41,000 शेयर्स। अब मैं कहूँगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 41,000 शेयर्स। कितने का एक शेयर है, 10 रुपए का, 4,10,000 फेस वैल्यू। अब 1 रुपये क्या था इसमें एक्स्ट्रा, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने का, 41,000 इंटू कितने का था प्रीमियम, 1 रुपए। अच्छा इंटू 1 रुपये, हाँ हाँ 41,000। लेफ्ट राइट हो गया था। ये चीज़ समझ आई। मैंने 4,59,500 उस बंदे को देना था। उसने कहा जी आपने 8,500 का ड्राफ्ट दिया मगर 3 महीने बाद पेबल है वो, यानी कि वो मेरा बन गया बिल्स पेबल। 8,500 मैंने निकाल दिया उसमें से, जो बचा 4,51,000 उसको मैंने शेयर देने हैं। मेरे को शेयर नहीं पता कितने देने हैं। मेरे को क्यों निकालने पड़ेंगे शेयर, क्योंकि मेरे को उसको शेयर देना है 11 रुपये का, 10 प्लस 1। तो मैं शेयर तो सिर्फ 10 रुपये के हिसाब से दूंगा ना हमेशा, 11 रुपये तो मेरी टोटल वैल्यू है। तो मैंने निकाला 11 रुपये से डिवाइड करके मेरे को उसको शेयर कितने देने हैं, मैंने निकाला शेयर देने 41,000। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 1 रुपये के हिसाब से 41,000 इंटू 1 और बाकी बैलेंस जाएगा। जब भी प्रीमियम होगा हमें नंबर ऑफ शेयर्स तब निकालने हैं। अगर नहीं होता तो हम बैलेंस फिगर भी तो सही आ जाता है। क्योंकि अगर आप पार पे इशू कर रहे हो दैट मीन्स आप 4,51,000 के शेयर इशू करके दोगे तो वो तो सीधा सीधा चल जाएगा। उसमें तो मैं यही कहूँगा 4,51,000 डिवाइडेड बाई 10 नंबर ऑफ शेयर निकल गया 4,51,100 शेयर्स, 45,100 शेयर्स। जब मेरे को पार पे इशू करना है दैट मीन मैं 10 रुपये का इशू कर रहा हूँ, तो मैं सीधे 10 से डिवाइड करूंगा, उससे मेरे नंबर ऑफ शेयर निकलेगा। और जब मैं इक्विटी शेयर में डालूंगा उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ये करूंगा 4,51,000 डिवाइडेड बाई 10 मेरे कितने शेयर्स आ जाएंगे 45,100 शेयर्स। जब मेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल में डालना होगा तब मैं कहूँगा 4,51,100 शेयर्स इंटू 10, तो सेम ही तो आएगा। पार भी इशू करोगे तो सेम आएगा, जब प्रीमियम भी इशू करोगे तब प्रॉब्लम है, तब आपको निकालने पड़ेंगे कितने शेयर्स दे रहे हो आप उसको। हाँ, क्योंकि आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हो, महंगे पे इशू कर रहे हो, तो आपका नंबर ऑफ शेयर तो पता होना चाहिए ना। बस ये पॉइंट है इसमें। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन भी खत्म। क्वेश्चन इजी है इनके, ज़्यादा वो नहीं है। अब 46 आपने कहा था थोड़ा सा। 46 करते हैं, इसके बाद कुछ भी नहीं है यार। कौन सा 46, कुछ भी नहीं, अभी तो बताया कौन सी वैल्यू लेंगे। देख दिया इधर दिया, बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू, कौन सी लेंगे। एग्रीड मैंने कहा ना, मार्केट वैल्यू होगी, रिवाइज्ड वैल्यू होगी, बस बाकी वैसा ही है ये। इसको कंसिडर ही नहीं करना, बाकी तो सेम है। आप क्या करूँगा, बिल्डिंग डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, ये पेबल है तो क्रेडिट कर दूंगा। बस नेट एसेट बन गया। परचेज कंसिडरेशन इसने ऊपर लिख दी होगी, तो हमें निकल गया सब। फटाफट कर लेते, 47 कर लेते पहले। क्वेश्चन 47 ऊपर ही कर रहा हूँ मैं, इधर ही इसके नीचे। छोटा सा ही है। ओह कुछ भी नहीं है। कहता है लाइट लैम्प्स इशू 50,000 शेयर्स बता दिए उसने। आगे कहता है 10 ईच फुल्ली पेड अप,
यानी 50,000 के शेयर, 10 रुपये का है एक, तो कितने का शेयर इशू कर रहा हूँ मैं? 5 लाख। 5 लाख। कहता है टू प्रोमोटर फॉर देयर सर्विस। अब मैंने पहले दिन पे तुझे डिस्कस किया था कि किसी की सर्विस के लिए भी मैं शेयर इशू करता हूँ। अब प्रोमोटर सर्विस दे रहे हैं क्या कंपनी को? तू प्रोमोटर है, क्या तू काम कर रहा है कंपनी के लिए? बिल्कुल काम कर रहा है। प्रोमोटर पता है क्या होता है? जो कंपनी स्टार्ट करता है, जो पहला पर्सन है कंपनी को ग्रो करने वाला, वो सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है ना। तो प्रोमोटर बिजनेस को सर्विस तो प्रोवाइड कर रहा है। अब कंपनी खुश होकर कहती है यार ये प्रोमोटर को देते हैं, इसने काम बड़ा अच्छा किया है, हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इसको दे देते हैं शेयर्स। तो बिल्कुल दे सकते हैं उसकी सर्विसेज के लिए। तो कह रहा है कि उसने कंपनी सेटअप करी। कंपनी सेटअप का मतलब है कि जब मैंने ये लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करी कंपनी के लिए, पूरा एक आपको MOA बनाना पड़ता है, ये सब बनाया होगा, आपने लीगल एडवाइस ली होगी। अब लीगल एडवाइस लोगे तो पैसा तो लगेगा, तो उसके लिए कंपनसेट करने के लिए ना शेयर कंपनी कहती है कि हम पेमेंट नहीं करते आपको, हम आपको शेयर दे देते हैं उसके बदले। मान ले मेरा लीगल CA का खर्चा हुआ 5 लाख रुपया, कंपनी कहती है मैं तेरे को 5 लाख के शेयर दे देती हूँ। हो सकता है ऐसा, उसी कंपनी वो करवा सकता है। एक बात बताओ, लाइक वो हमारा वो भी होता है कि चॉइस भी होती है, हम रिफ्यूज भी कर सकते हैं कि हमें लेना है। कंपनी तो मेरी है ना, मैं खुद ही तो दे रहा हूँ, प्रोमोटर तो मैं हूँ। अच्छा हाँ, हम तो कंपनी पर्सन अलग है, मगर अंदर डिसीजन कौन ले रहा है? मैं ही ले रहा हूँ। तो वही कह रहा है लाइट लैम्प का जो प्रोमोटर था, कर सकता है। हाँ, अगर और कोई शेयर होल्डर है कंपनी में वो तो रिफ्यूज कर सकता है। वो कहेगा जी मैं पेमेंट देना चाहता हूँ, तो पेमेंट दे, कोई बात नहीं। अपनी जो ले रहा है वो जो पेमेंट ले रहा है, अगर उसने मना कर दिया उनको शेयर्स नहीं चाहिए, वो कैसे मना करेगा बच्चे? वही तो प्रमोटर है। कंपनी चला कौन रहा है? वही तो चला रहा है। अच्छा हाँ, इस केस में ना, लेकिन जब बिजनेस बाय करता है कोई, जब ऊपर बिजनेस वाले केस आए हैं, हाँ, तो वो मना कर सकता है। वो कह सकता है कि मेरे को शेयर नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। वो कर सकता है। शेयर की वैल्यू डिक्रीज भी तो होती है, बढ़ती भी है, बढ़ती तो है, लेकिन हाँ, तो अपनी मर्जी है, उसके लिए अंदर पेमेंट ले सकता है वो, श्योरली ले सकता है। और कहता है इट ऑल्सो, उसने कंपनी सेटअप की थी ना, कंपनी सेटअप के एक्सपेंस को पता क्या बोलते हैं हम? हाँ, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है? कि मतलब हम कोई कुछ बनाना, इनकॉर्पोरेट करना, सेटअप करना, उसको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन। प्री का मतलब क्या होता है? सेटअप करने से पहले। पोस्ट का मतलब बाद। आप जब इनकॉर्पोरेशन कर रहे हो मतलब कंपनी बना रहे हो, बनाने का मतलब है अभी तक बनी तो है नहीं है, अब बना रहे हो, तो बनाने से पहले खर्चा किसका होगा? CA का। आपने कंपनी के लिए बिल्डिंग ढूंढी होगी, तो उस बंदे के साथ एग्रीमेंट किया होगा। ये जो लीगल रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती है सब वही होती है। तो उस चीज़ के लिए अगर आप पेमेंट करोगे, आप बोलते हो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मगर तुझे इतना भारी भरकम शब्द याद करने की जरूरत नहीं। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। हम इस खर्चे के लिए उसको क्या देंगे? शेयर्स देंगे। तो पहले एक खर्चा बुक भी करना पड़ेगा ना कंपनी में, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो मुझे बता, जब मैं कंपनी में बुक करूंगा तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा? इस प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट। ये एक्सपेंस मैंने देना किसको है? अब मैं सीधे ये तो नहीं कहूँगा मैंने प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस करा तो शेयर इशू कर दो। किसको करे भाई? प्रोमोटर को। ये देख, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट। कुछ लोग, मैं इधर लिख भी देता हूँ, कुछ लोग इसको ना प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कहते हैं। 5 लाख प्रीलिमिनरी, हाँ जी, प्रीलिमिनरी, जितने आप शेयर दे रहे हो उसको एक्सपेंसेस ये भी कहते हैं इसको, ठीक है। डेबिट करा 5 लाख से, अमाउंट कैसे निकाला अभी बताता हूँ, ठीक है। 2, ये किसको देना हमें? प्रमोटर को। प्रमोटर अकाउंट डेबिट 5 लाख। अब ये अमाउंट कैसे मिला? क्योंकि मैंने प्रमोटर को शेयर इतने के दिए, 50,000 इंटू 10। अगर मैं 15 का इशू करता, फिर मैं 50,000 इंटू 15 करता, वैल्यू निकलती, मगर शेयर तो 50,000 ही दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं प्रीमियम भी किया तो वही कह रहा हूँ ना बच्चे, अगर प्रीमियम भी किया होता परचेज कंसिडरेशन तो 50,000 इंटू 15 हो जाती टोटल अमाउंट, जो कि आता 7.5 लाख। बट मैं जब शेयर देता, मैं कहता मेरे इक्विटी शेयर कितने का दिया? 50,000 इंटू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 इंटू 5, बस यही फर्क आता है। अब मैं प्रोमोटर को खत्म करूंगा, लाइबिलिटी है ना मेरी, डेबिट गया, क्रेडिट किसको करूंगा? इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, 5 लाख खत्म। प्रोमोटर को दे दिए शेयर्स, खत्म हो गया। अब हुआ क्या कंपनी के अंदर? कंपनी ने एक एक्सपेंस करना था, क्या? इनकॉर्पोरेशन से पहले अपना वो जो MOA वगैरह ड्राफ्ट करना था, फीस देनी थी, उसने वो एक्सपेंस P&L के अंदर डाल दिया। किस नाम से? प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। और उसने शेयर दे दिया किसको? उस बंदे को जिसको ये आना चाहिए था। जैसे बिल्डिंग खरीदते हैं, से मैंने कहा सर्विसेज में होता है। ये हो गया जी पहला। अब आगे बढ़ सकता है, कहता है इट ऑल्सो इशूड 2000 शेयर्स ऑफ 10 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड अप। कहता है 2000 शेयर दे रहे हैं हम, 10 रुपये का एक शेयर है, यानी 20,000 रुपये दे रहे हैं हम। किसको दे रहे हैं? एज फुल्ली पेड अप, मतलब पूरा फुल्ली पेड अप है, पार के दे रहे हैं, कोई प्रीमियम पे नहीं दे रहे हो।
टू अंडर राइटर्स ऑफ द शेयर फॉर देयर सर्विस। अब अंडर राइटर्स आगे उसने लिख भी दिया फॉर देयर सर्विस। अंडर राइटर कोई बंदा सर्विस दे रहा है, ठीक है। अब अंडर राइटर होता क्या, उसके लिए थोड़ा डेप्थ में घुसना पड़ेगा। अंडर राइटर कौन होता है? हम आईपीओ देखते हैं, कुछ आईपीओ फ्लॉप भी होते हैं। अभी तो बड़े ज़्यादा बूम चल रहा है तो कोई आईपीओ फ्लॉप नहीं हो रहा, ठीक है। कुछ टाइम पे ना पहले होता था 2011-10 आईपीओ आता था, आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ, कंपनी बाहर। आईपीओ आता नहीं है, कैसे नहीं आता कि कैसे बाहर होता है मैं तेरे को बताता हूँ। हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था कंपनीज एक्ट में कि सेबी कहता है कि जी अगर 90% आपकी सब्सक्रिप्शन नहीं आई है तो आप आईपीओ नहीं ला सकते। 90% पूरा होना चाहिए। अब जिस कंपनी का नहीं आया, तुमने पूछा ही नहीं कभी कि सर 90% नहीं पूरा हुआ, तो क्या होगा? कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती। उस केस में क्या करना पड़ेगा? जितने लोगों हैं उनको पैसा वापस करना पड़ेगा। चलो पैसा तो वापस गया ही गया, वो तो अलग बात है। डिफेम कितना होगा? कंपनी तो डूब गई भाई। कंपनी को पैसा क्यों नहीं मिला? कंपनी को कोई न्यूज़ होगी कि जी कंपनी आगे जाके अच्छा नहीं चलेगी, कंपनी का तो बिजनेस खत्म। क्यों? वैल्यू जीरो होगी। उसके जो शेयर इशू किए होंगे उसने प्रमोटर को, किसी व्यक्ति को, एम्प्लॉयज को, वो सब डूब गया। क्यों? कंपनी को डिफेम बहुत हो गया। कंपनी को लोग बाइकआउट करना स्टार्ट कर देंगे कि ये फ्रॉडलेंट कंपनी है, कि जिसमें लोग ट्रस्ट ही नहीं करते, पैसा ही नहीं लगा रहे, ओनर बनना ही नहीं चाहते, राइट। अब कुछ कंपनीज आती है जिनमें लोग भर भर के पैसा लगाते। तूने देखा होगा, आए पीछे जाके आईपीओ आया यार, बजाज का आया, देखो भर भर के पैसा लगाया लोग ने। क्यों? ट्रस्ट था उसके ऊपर। जोमेटो पे ट्रस्ट था, आ गया। पीछे जाके तुम्हें पता है वो बिजनेस है वो जो अभी तक आया नहीं है, ये जो ओयो रूम्स, इसका आईपीओ आया था, आईपीओ रिजेक्ट हो गया। क्यों? लोगों ने पैसा नहीं लगाया, लॉस मेकिंग था, लोगों को लगा नहीं फिजिबल है, बुक्स में गड़बड़ी है, उन्होंने पैसा लगाया नहीं। अब वो कंपनी अच्छी चल रही है, बट उस टाइम डूब गई थी, कोविड के टाइम डूब गई थी कंपनी। उसने जिंदा कर दिया, बचा दिया उसके ओनर ने, बट डूब गई थी कंपनी, मर गई थी। कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर दिए उसने अच्छे, तो बच गया। बट वो कंपनी क्या है आज चल रही है, चलो ठीक है बच गई। बट कुछ कंपनीज जब डूबती है वो डूब जाती है पूरी खत्म। रीज़न क्या होता है? आईपीओ गंदा आया। बायजूस डूब रहा था, आईपीओ ले आया ना, आईपीओ डूब गया। आईपीओ लाने ही नहीं दिया सेबी ने। डूबा क्या? आईपीओ लाने ही नहीं दिया कि बुक्स इतनी खराब थी, नहीं लाने दिया। अब इस केस में तो बुक्स का खराब का इशू नहीं है, बट आईपीओ आ सकता है, ऐसा हो सकता है आगे तू कंपनी लेकर आए जो मार्केट के अंदर लोगों ने नाम ना सुना हो, लोग कहें जी हम ले नहीं सकते आपको, तेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, लोग लेने से मना कर दें। हो सकता है उस केस में तेरे पास क्या रेमेडी है? तू तो डूब गया, तू कैसे बचेगा? तेरे पास रेमेडी क्या है? हाँ, उसके लिए एक रेमेडी होती है अंडर राइटर्स। सेबी ने मैंडेटरी कर दिया, अब अंडर राइटर होगा ही होगा। अंडर राइटर वो पर्सन है, जब भी तेरा आईपीओ डूब रहा होगा, मान ले 90% सब्सक्रिप्शन चाहिए, तेरे बिजनेस के अंदर मान लो 70% सब्सक्रिप्शन आई, तो जो 20% सब्सक्रिप्शन है ना, वो अंडर राइटर बंदा खरीद लेगा। उसकी सर्विस क्या है? वो सर्विस दे रहा है दलाली की सर्विस। क्या? रिस्क उठा रहा है इंश्योरेंस की तरह। अगर तेरा ये बिजनेस के अंदर ओनर ने पैसा नहीं लगाया तो मैं लगाऊंगा, रिस्क है ना। तो सर लाइक ये कोई करता है अंडरराइटर? बिल्कुल अंडरराइटर है ना, QIBs होते हैं ना, इंस्टीट्यूशन बायर्स। तो उनको सर ये लॉस वॉस नहीं होता इस चीज़ से? अरे रिस्क है ना, दलाली में पैसा भी तो है। देखना 20,000 करोड़ का आईपीओ आ रहा है, 20,000 करोड़ का, ठीक है। उस बंदे ने कहा जी मुझे 2% चाहिए, 20,000 करोड़ का 2% लगा हिसाब, बहुत होता है 2% यानी 400 करोड़ हो गया सर्विस का। अब 20,000 करोड़ का रिस्क है। तू कहेगा चल हमें एजम्पशन है मार्केट में 50% पैसा तो आ जाएगा, यानी 1,000 करोड़ तो आ ही जाएगा, 10,000 करोड़ तो आ ही जाएगा। 10,000 करोड़ का वो है, अगर मार्केट में नहीं आया तो कौन डालेगा? ये डालेगा। नुकसान भी हो सकता है, मगर रिस्क कौन ले रहा है? 400 करोड़ मिलेगा, ये ले 10,000 करोड़ देने पड़ जाते, 10,000 करोड़ देने पड़। मगर बिजनेस का ओनर भी तो बन जाएगा ना। हाँ। तो अब सोच, अब ये 20,000 पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया, अब तू मना नहीं कर सकता कि जी मेरा बिजनेस तो पूरा सब्सक्राइब हो गया, मैंने अंडर राइटर की सर्विस ली थी, अंडर राइटर ने काम ही कोई नहीं करा। अरे रिस्क था कलेजे के ऊपर रख के उसने लगाया इधर, तो क्यों नहीं दोगे पैसा? तब 400 करोड़ पे आप तूने करा क्या? जुआ खेला और पैसा कितना मिला? 400 करोड़ का। जुआ किसका था? 20,000 करोड़ का। पैसा कितना मिला? 400 करोड़। छोटा अमाउंट नहीं है। तो उसने मतलब 10,000 करोड़ वो किए अपने से डाले। 10,000 करोड़ नहीं, 20,000 करोड़ ही तू कह सकता है कि उसने कहीं लगाने के लिए रख दिए। एक ऐसा दिल पे पत्थर रख दिया कि मेरे को लेना पड़ेगा अगर कोई नहीं लेगा, बट अगर ले लिया लोगों ने तो जी न्यारे,
अब क्राइटेरिया क्या, सिंपल सी चीज़ है यार। अगर सर मार्केट में तू लाया 20,000 करोड़ का आईपीओ, 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। तू कहेगा सर 90% सब्सक्राइब का मतलब है 18,000 करोड़ पे आना चाहिए। लोगों ने सिर्फ 16,000 करोड़ लगाया, 2,000 करोड़ नहीं लगाया। वो कौन लगाएगा? ये लगाएगा। आईपीओ वापस नहीं जाएगा, आईपीओ बचा रहेगा, तेरी कंपनी बच जाएगी। क्यों? शेयर मार्केट में आ गई। अब आया समझ? अंडर राइटर का पैसा लगाने का मतलब क्या होता है कि जी आपके पास एक बायर खड़ा है, अगर कल को कोई नहीं खरीदता तो ये खरीदेगा आपका। अब आया समझ? और ये क्राइटेरिया आपको पहले करना पड़ता है सेबी आने पे, मतलब इशू करने से पहले। आईपीओ होता है ये सिर्फ जो नई कंपनीज अभी आ रही हैं उसके अंदर वही कर सकती हैं। आईपीओ वही कर सकते हैं, बट एफपीओ कर सकते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, जैसे अभी वोडाफोन आइडिया ने किया था। एफपीओ इज फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ इज इनिशियल। इनिशियल मतलब पहली बार, फर्दर मतलब फिर से। हो सकता है कंपनी ऑथोराइज कैपिटल ज़्यादा थी, हमारी इशूड कम थी, कंपनी का और शेयर इशू करते थे मार्केट में अच्छे रेट पे, तो और रिलायंस आ जाती है कल को, कहती है जी करना है, बट नुकसान उसका हुआ है ओनरशिप डाइल्यूट हो जाती है, ओनरशिप कम हो जाती है उसमें। पहले 20,000 शेयर पे मान ले मेरी 10,000 की होल्डिंग थी, 20,000 शेयर्स मार्केट में थे, ठीक है। 20,000 शेयर में से मेरे पास 10,000 शेयर थे, हाँ, रिलायंस के। रिलायंस ने कहा जी हम मार्केट में 10,000 शेयर और उतारेंगे और मैं कुछ नहीं लूँगा इसमें से, ठीक है। अब तू परसेंटेज निकाल, 10,000 कितने शेयर में से मेरे पास है? 30,000 शेयर में से। पहले 50% थी, 10,000 किस में से? 20,000 में से। अब कितनी हो जाएगी? 33%। कम होगी ओनरशिप, ओनरशिप कम होगी, इसका मतलब डिसीजन मेकिंग कम होगी। पहले 50% अगर मेरा था, या मान ले 51% मेरा था, सारे डिसीजन किसके होते? मेरे। अब 33% होंगे, बाकी किसके होंगे? बाकी होंगे जिनके पास होंगे। अब भाई समझ, ओनरशिप बड़ी मायने लगती है, ठीक है। चीज समझ आई? अब ये अंडरराइटर का मतलब समझ आया? जो अंडरराइट कर रहा है, जो रिस्क ले रहा है। दलाली का बिजनेस है मगर बड़ा फायदेमंद है अंडरराइटर, पैसा बहुत चाहिए मगर चलो। और ये जनरली अंडरराइटर सबको कराना पड़ता अगर उसने मना कर दिया कि भाई वो पैसे नहीं पाएगी तो नहीं कर सकता ना बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल एक्शन है ना। अगर उसका पैसे हुए नहीं तो वो कर ही नहीं सकता ना अंडरराइट। ये सारी सिक्योरिटी लेके होती है, ये अंडरराइटर कोई नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए वो पर्सन, बहुत रिक्वायरमेंट्स पूरी करके करता है। मार्केट में न्यूज़ होती है किसके पास पैसा है किसके पास नहीं। अब ये अंडरराइटर जनरली होते हैं म्यूचुअल फंड वाले, हाँ, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बायर्स होते हैं। ये अपना हर्षद मेहता चला गया, चलो राकेश झुनझुनवाला था, चला गया, वो भी सीए था, वो तो चला गया। उसकी वाइफ QIB यार, वो राकेश झुनझुनवाला की फर्म चला रही है वो इतने बड़ी, तो अब इतने बड़े मनी कंट्रोल है, ये सब है, शेर खां है, ये सब क्या है? सारे यही तो हैं ब्रोकर्स। ये लगाते हैं अंडरराइटर में पैसा, क्यों नहीं लगाते? अंडरराइटर का फायदा है यार, 1-2%, 20,000 करोड़, तूने 2-3% बोला, 1,000 करोड़ का आईपीओ लिया, तेरी जेब में तो ऐसे पैसा आ गया यार। और सर शेयर्स तो करते भी करोड़ों में ही है हमेशा। हाँ 100 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, तेरे को 2% में मिल गया तो खुश हो जाएगा। गाय कुछ क्यों नहीं करना, सीधा आ जाएगा। चलो अच्छा, अब इसकी होगा क्या? अब कंपनी के लिए तो ये अंडरराइटर सर्विस हुई, अंडरराइटिंग एक्सपेंस डेबिट। अब उस पर्सन को क्या नाम देंगे जो अंडरराइट कर रहा है? अंडरराइटर। प्रमोटर का एक्सपेंस, प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर, अंडरराइटर एक्सपेंस टू अंडरराइटर डेबिट क्रेडिट, और फिर अंडरराइटर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बात खत्म, आपने शेयर दे दिया उसको। अब ये भी हो सकता है मैंने उसको कहा आईपीओ खरीद ले, बट मैं उसके साथ ये डील भी कर सकता हूँ कि इन केस मेरे पास मेरी आईपीओ पूरा नहीं होता तो मैं तेरे को शेयर ही दूंगा, मैं तेरे को शेयर ही दूंगा। हो सकता है मान ले आईपीओ में ला रहा था मैं 20,000 करोड़ का ला रहा था, उसने 2,000 करोड़ लगाए, मैंने डील की थी कि मैं तेरे को 2% या 4% के वो दूंगा, तो मैं कोई अच्छी कंपनी के शेयर उसको दे दूंगा 4%, ठीक है ना, या अपनी कंपनी के दे दूंगा, डिस्काउंट पे दे दूंगा, बड़ा कुछ एग्रीमेंट बनता है ना इस सबका, तो हो सकता है। तो मैंने अब उसको क्या दे दिया? शेयर्स। अब एंट्री क्या करोगे यार, इधर जगह नहीं है, एंट्री कहाँ करूँ? इधर ही कर दूँ, नीचे थोड़े सा करके ना कर लेता हूँ, रुक। पहली एंट्री लिख ले, अंडरराइटर, अंडरराइटिंग एक्सपेंस टू अंडरराइटर, सेकंड एंट्री इसकी अंडरराइटिंग WR एक्सपेंस डेबिट टू अंडरराइटर, ठीक है, अमाउंट आगे पता चलेगा। फिर अंडरराइटर को क्या दिया आपने? अंडरराइटर अकाउंट DR, हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल आपने बताया ये 2,000 इंटू 10 रुपये का एक शेयर दिया है, यानी 20,000 का। और ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, इकलौता क्वेश्चन है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं,
ठीक है, सर्विसेज वाला। सर्विसेज वाला देख ले, इकलौता क्वेश्चन था आसान, अगर मैं हम कोई फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। सर अगर और कोई समझ लो वो आ गई क्या एक्सपेंस कोई अलग से अलग से नहीं आ सकता, यही आएगा तो बट अगर आ गया तो फिर 110% ही आएगा। अलग से एक्सपेंस किसका आएगा, तो मुझे नहीं पता कंपनी का बस यही आएगा, बोलता रहूँ। प्री और इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस ही होता है सिर्फ एक, वो होता है कि कंपनी बनने से पहले खर्चा, कंपनी जब बन गई उसके बाद सारी कंपनी करती है, फिर वो कंपनी देगी ना, जैसे पहले दे रही थी एसेट खरीदा तो दे दिया, वो लाइबिलिटी खरीदी दे दिया, ये सर्विसेज पहले होती हैं तो ये करनी पड़ती है, ठीक है। सर्विस यही होगी जिसके लिए देंगे, और अगर कोई और सर्विस दे दी तो सर्विस का नाम होगा ना कोई, मान ले तूने इंस्टॉलेशन कराई, ठीक है, तूने उसके बदले दे दिया, ये सैलरी दी, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो जो पर्सन है उसका क्रेडिट, या सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट, फिर उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग तो उसको शेयर दे दे, बात खत्म। तुम जिस मर्जी को दो, एंट्री तो सेम ही रहेगी, अकाउंटिंग इज वेरी सिंपल। आजा 46 लास्ट क्वेश्चन। समझ आया क्वेश्चन? मजा आ रहा नहीं ये वाला, परचेज कंसिडरेशन वाला था, आसान है, तभी मैं कहता हूँ कि ये एंड में हो जाए तो बड़ा है। आजा ये देख, कहता है संदेश लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ संचार लिमिटेड। संचार लिमिटेड का रनिंग बिजनेस किया था संदेश ने, वैसे ही ऊपर वाला क्वेश्चन था सेम। कहता है 15 लाख पेबल है, 10% बाय चेक, मतलब कितना चेक से देना है? 1,50,000। अब ये 15 लाख जो देना है ये होगी परचेज कंसिडरेशन, इस वजह से मैंने 1,50,000 दे दिया, मैं शेयर कितने की दूंगा? 13,50,000। कैसे निकाला? इसको माइनस कर दिया, सिंपल। आगे कहता है द बैलेंस वॉज टू बी पेड बाय इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, प्रीमियम एट 120। क्या नंबर ऑफ शेयर निकाल सकता हूँ? नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 13,50,000, 13,50,000 है, 13,50,000 डिवाइडेड बाई 120, ठीक है, कर लेते हैं 13,50,000 डिवाइडेड बाई 120, जो कि बनता है 11,250 शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा वो पता चल जाएगा। अब क्या इन्होंने एग्रीड वैल्यू दे दी? क्या क्या है ये, क्या आ गया हमारा नेट एसेट। अब इससे हमें क्या पता चलेगा कि जी लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है? जरा देख लेते हैं, मोटा मोटा तू ही कर लेना है क्वेश्चन। कहता है 6.5 लाख रुपए का एक एसेट, 2.5 लाख का एक, टोटल कितना हो गया? 7 और 9, 9 लाख, 9 लाख फिर 5 लाख, 14 लाख, 14 लाख और 2.5 लाख, 16,50,000। और ये ट्रेड पेबल था तो माइनस कर दो 14,50,000। अब 14,50,000 के लिए तू दे कितना रहा है? परचेज कंसिडरेशन। शेयर्स मत, कैश भी देखना कितना दे रहा हूँ मैं, ध्यान से समझ, कैश भी तो दे रहा है यार, शेयर्स थोड़ी दे रहा है सिर्फ, कैश भी दे रहा है। परचेज कंसिडरेशन कितना है? 1,50,000 टोटल 1,50,000 बच्चे 15 लाख कैश में तो दे रहा हूँ, 15 लाख मैं परचेज कंसिडरेशन दे रहा हूँ, तो मेरे पास एसेट कितने का था? 14,50,000 का, मैं कितना दे रहा हूँ? 15 लाख, यानी ज़्यादा दे रहा हूँ। नुकसान कितने का हुआ? 50 का नुकसान हुआ, जो कि क्या कहाँ जाएगा, कौन से अकाउंट में? ये गुडविल अकाउंट में। एंट्री पास कर ले, बता एंट्री क्या करेगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट इधर ही कर देता हूँ, पर प्लांट मशीनरी डेबिट, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। अमाउंट कौन से आएंगे? क्या इनको देखना है? इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब तू देखेगा लाइबिलिटी 1,80,000 इधर थी, इधर 2 लाख है, रिवाइज होगी, समझ आया? तो इसको देखना भी नहीं है। पेपर में अगर कभी भी आ जाए ना क्वेश्चन और बुक वैल्यू दिख जाए, काट दे, देखना ही नहीं, रिवाइज वैल्यू पे लेंगे हमेशा। अच्छा, उसके बाद तूने कहा कि सर इनको डेबिट कर दो, इसको क्रेडिट कर दो, नेट कितना बनेगा? फिर इधर आएगा टू परचेज कंसिडरेशन, वेंडर का नाम है हमारे संचार लिमिटेड, तो संचार लिमिटेड को हम क्या देंगे? कितना? 15 लाख रुपया, ठीक है। अब 15 लाख देना मैंने, एसेट कितने का खरीदा? 14,50,000 का, नेट गुडविल डीआर हो जाएगा, तो गुडविल डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे गुडविल को भी डेबिट कर देते हैं ऊपर, गुडविल तो नोटबुक में कर लेना, डेबिट कितना? 50,000। ये एंट्री मैच करेगी। मैं कहूँगा ऊपर टोटल 15 लाख, नीचे टोटल 15 लाख, बात खत्म, ठीक है। ऊपर टोटल वैसे ज़्यादा आएगा, नीचे लाइबिलिटी भी होगा ना, वो लेस हो जाएगा। वही है ना, मतलब संचार को सबसे पहले हम डेबिट कर देंगे, हाँ, और इक्विटी शेयर कैपिटल को 12 वही 11 हमें वो मैंने बता देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय संचार मैं बता देता हूँ। डेबिट तूने कितना बोला? 15 लाख, 15 लाख, ठीक है। अब क्या करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 11,250 मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ, और 1250 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 11,250 इंटू 20 कितना हो गया? 2,25,000, बस
गलत है। टू बैंक ओ हाँ ऊपर को तो दिया हमने 1,50,000 टोटल मैच नहीं करेगा नहीं तो। ये मैंने पता चला ना 1,25,000 कहाँ से आया, ये दो कहाँ से आए। हाँ। जो मैंने शेयर्स निकाला, ये शेयर निकालने के लिए मुझे वो लेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ शेयर्स में 13,50,000 ही दे रहा हूँ, क्योंकि 1.5 लाख का तो कैश दे दिया। तो 15 लाख में से 1.5 लाख मैं पे कर चुका हूँ। कैसे? कैश यानी बैंक से पे कर चुका हूँ। बाकी कितना क्या दूंगा? शेयर्स। अब शेयर्स के लिए मुझे निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। ठीक है ना, ये वाली चीज़ समझ आई? लग रहा है इजी थोड़ा सा, अब कुछ समझ रहा है एकदम। थोड़ा समझा? चाहता तो हूँ करा दूँ। फिर चाहते तो आप हो, मैं भी चाहता हूँ सर। एक्चुअली पता है क्या हो गया, प्रॉब्लम ये हो गया आज कोई आया नहीं है, वरना तो मैं तो सर मैं तो आया था पढ़ने।